हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज के इस वीडियो में हम 9 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, भारतीय नौसेना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 4 दिसंबर को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य का 2020 का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, लुईस ग्लुक। तो लुईस ग्लुक है जो, उन्हें 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है जो कि दिया गया है। लुईस ग्लुक है जो, ये जो विस्लावा सेजिम्बोर्स्का के बाद दूसरी जो महिला हैं जिन्हें साहित्य के अंदर जो कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर बात की जाए तो देखिए, सिर्फ फीमेल की बात की जाए तो इनसे पहले जो ओल्गा तोकरसीजुक है उन्हें भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, बट उन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो लिटरेसी के अंदर दिया गया था, लिटरेचर के अंदर। जबकि बात की जाए तो जो लुईस ग्लुक को ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये हमारा पोइट्री के अंदर दिया गया है, जो कि हमारी एक अमेरिकन पोएट हैं, कवित्री हैं। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी जो अवार्ड जीते हैं, जैसे कि पुलित्जर प्राइज़ हो गया, नेशनल बुक अवार्ड हो गया, नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल हो गया, बोलीगन प्राइज़ हो गया। ये सभी जो पुरस्कार इन्होंने जीते हैं। अब तक लिटरेचर की बात की जाए तो 1901 से लेकर के 2019 तक 112 बार है जो कि ये 112 पुरस्कार है जो कि ये दिए जा चुके हैं, जिसमें अभी तक सिर्फ 14 महिलाएं हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नोबेल पुरस्कार की बात की जाती है, ये हमारे जो स्वीडिश इन्वेंटर, इंजीनियर, बिजनेसमैन थे जो हमारे अल्फ्रेड नोबेल, उनके सम्मान के अंदर इनको दिया जाता है, जो कि काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे हमारे। उनके नाम पर 355 पेटेंट हैं जो कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। नोबेल प्राइज़ ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये हमारा जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है उसके द्वारा इसको हर साल दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वो पोस्टुमसली नहीं दिया जाता, यानी कि मरणोपरांत इसको नहीं दिया जा सकता। किसी भी जो व्यक्ति को जो मर चुका है उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। जबकि नोबेल पुरस्कार जो है, हम इसे नोबेल पुरस्कार को 3 से ज़्यादा लोगों को, एक नोबेल पुरस्कार को 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता, यानी 3 से ज़्यादा व्यक्ति शेयर नहीं कर सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन 3 से ज़्यादा लोगों वाली की ऑर्गेनाइजेशन को जरूर दिया जा सकता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई जिसके अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं तो उसको पुरस्कार दिया जा सकता है। जैसे हम लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे भी नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, 7 अक्टूबर को। तो देखिए, जो विश्व कपास डे है, वर्ल्ड कॉटन डे, 7 अक्टूबर 2020 को है जो कि मनाया जाता है। यह अब की बार जो है दूसरा जो विश्व कपास दिवस है जो कि मनाया गया है। पहला जो कपास दिवस है वो पिछले वर्ष 2019 को मनाया गया था। ये जो इनिशिएटिव हमारा, ये जो कॉटन फॉर, जो वर्ल्ड कॉटन फॉर जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा, और जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस होगी, उन सभी के द्वारा है जो कि प्रयास को इसको शुरू किया गया है। C4 कंट्रीज़ की बात की जाए तो जिन्हें हम लोग कॉटन 4 कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं वो हमारे बुर्किना फैसो, बेनिन, छड और माली। इन चारों कंट्रीज़ को हम लोग कॉटन 4 कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे के जो अवसर था हमारा, इसके ऊपर इंडिया ने अपना जो फर्स्ट कॉटन की जो ब्रांड है, जिसे हम लोग कस्तूरी कॉटन का नाम दिया गया है, उसे इस मौके के ऊपर जो कि लॉन्च किया गया। इंडिया की बात की जाए तो देखिए, हम लोग हर साल लगभग 6 मिलियन टन जो है कॉटन कपास का उत्पादन करते हैं, जो कि पूरी दुनिया के
टोटल जो कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका 23% है। जबकि जो ऑर्गेनिक कॉटन की बात की जाए तो जो ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग जो कॉटन का जो प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा पूरी दुनिया का 51% है, जो कि कॉटन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग जो है कॉटन के अंदर जो है प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। और आपको पता होगा, आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो इंडियंस थे, जो हमारे जो इंडस सिविलाइजेशन के जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो हमारे पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को उगाया था। साथ ही जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं स्मृति जुबिन ईरानी जी, उन्होंने इस मौके पर जो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी है जो कि लॉन्च किया था, जिसे कोट एली का नाम दिया गया है। कॉटन की ग्रेड्स की बात की जाए तो इंडिया के अंदर तो ये इंडिया का जो हाईएस्ट ग्रेड है जो कॉटन का वो सुवीन है, जो कि हमारा तमिलनाडु के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। का जो हमारा फाइन क्वालिटी का जो है कॉटन होता है, जो कि काफ़ी फेमस है, और इसका एक्सपोर्ट भी जो कि काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर किया जाता है। जो हमारे जो नेचुरल कलर कॉटन फाइबर्स हैं वो हमारे कर्नाटका के अंदर जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो कर्नाटका के अंदर जो नेचुरल कलर कॉटन फाइबर्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो 3 कलर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि ग्रीन, ब्राउन और क्रीम कलर है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा BM राजेश्वर राव को। तो देखिए, अभी जो आरबीआई के जो गवर्नर थे उन्होंने जो कि अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया था हेल्थ रीजन के चलते हुए, उनकी जगह पर जो है अभी M राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। आरबीआई की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण है जो कि कर दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। एक गवर्नर है जो इसके शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा C, विश्व बैंक। तो अभी विश्व बैंक के द्वारा 7 अक्टूबर को जो बाइनियल पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट है जो कि जारी की गई थी, जिसके अंदर बताया गया कि भी कोविड-19 की वजह से लगभग अभी जो 150 मिलियन पीपल हैं जो वो हमारे जो पावर्टी के नीचे बिलो द पावर्टी लाइन है जो कि चले जाएंगे कोविड-19 के कारण, जो लॉकडाउन हुई और जो इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन आया उसकी वजह से। ये जो हमारी रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जो डाटा बताया गया है वो क्या है कि भी जो कोविड-19 की वजह से जो 115 जो मिलियन पीपल थे जो पहले ही पॉवर्टी के अंदर रह रहे थे, उसके अंदर 88 मिलियन है जो कि और है ऐड हो जाएगा इसके अंदर, जो कि 2021 के अंदर लगभग 150 मिलियन पीपल ऐसे होंगे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे। साथ में ये भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि भी अगर ये जो पेंडेमिक था, कोविड वायरस था, अगर ये नहीं फैला होता तो 2020 तक जो पॉवर्टी रेट है वो हमारी नीचे गिर करके 7.9% रह गई होती। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच और मार्गदर्शन संयुक्त रूप से भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र किस राज्य में स्थापित होगा? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा B, तमिलनाडु के अंदर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गाइडेंस है जो हमारी, उन्होंने मिल करके एक AM हब यानी कि एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब है जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थापित करने के लिए एक मेमोरेंडम पर है जो कि साइन किए हैं, जो कि हमारा कंट्री का पहला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। इसके अंदर जो है वो हमारे जो जिन सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर वो होंगे हमारे सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड टेक्सटाइल है, जिनके ऊपर इनको फोकस किया जाएगा। तमिलनाडु के अंदर अभी जो प्रोडक्शन है वो हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत जो प्रोडक्शन है इसके अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए भी जो कि काम किया जाएगा। जो हमारे फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके अंदर जो एरिया कवर किए गए हैं वो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि शामिल किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए तो इंडिया के अंदर देखिए जो हमारा जो इंडिया है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जो कि इंडिया के अंदर है, जबकि हम सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उत्पादन में सेकंड नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के अंदर हम लोग टॉप 3 कंट्रीज़ के अंदर जो कि दुनिया के अंदर आते हैं। स्मॉल कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम लोगों ने जो है काफ़ी ग्रोथ की है, और हम लोग जो स्टील प्रोडक्शन है उसके अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर है पूरी दुनिया के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, मॉरिशस से। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉरिशस से एफडीआई है जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर दिया है कुछ समय के लिए। अभी डायरेक्टली जो है इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के थ्रू जो कंपनियां वो नहीं कर पाएंगी। ये जो हम लोगों का किया गया है ये हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो उसके नॉर्म्स के रिगार्डिंग है जो कि किया गया है, क्योंकि अभी मॉरिशस को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट के अंदर है जो कि रख दिया है। अब ये जो एफडीआई जो बैन करने का निर्णय है ये आरबीआई ने क्यों लिया है? क्योंकि देखिए ये जो हमारा जो राउंड ट्रिपिंग है उसको रोकने के लिए किया गया है। अब राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? देखिए कुछ हमारे कंट्रीज ऐसे होते हैं जो टैक्स हेवन्स की तरह एक जो कि इंजॉय करते हैं एक स्पेशल स्टेटस, जैसे कि मॉरिशस हो गया हम लोगों का, जहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि होम कंट्रीज हैं वो यहाँ से लेकर के यहाँ से पैसा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इन कंट्रीज़ के थ्रू हम लोग कोई भी कंपनी अगर इंडिया के अंदर पैसा लगाएगी तो उससे क्या होगा कि जो टैक्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिबेट मिलेगा, उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। तो टैक्स बचाने के लिए, टैक्स की चोरी करने के लिए जो है कंपनीज जो ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि करती हैं। एफएटीएफ की लिस्ट की बात की जाए, एफएटीएफ दो लिस्ट के अंदर है जो कि कंट्रीज़ को रखता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर। अभी तक ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा गया, वो नॉर्थ कोरिया और ईरान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए, दिनेश कुमार खरा को। तो जो हमारे दिनेश कुमार खरा हैं उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें जो रजनीश कुमार थे उनके जगह जो कि नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का कार्यकाल होगा। इससे पहले ये जो हमारे जो ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडरीज थे उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई बैंक के अंदर ही। एसबीआई बैंक की बात की जाए तो देखिए एसबीआई बैंक का जो पूर्व का पहले का नाम था वो हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जो 1921 के अंदर है जो कि इसको स्थापित किया गया था, जबकि बैंक ऑफ कलकत्ता था उसको 1806 के अंदर, जो बैंक ऑफ बॉम्बे था 1840 के अंदर, बैंक ऑफ मद्रास था 1843 के अंदर जो कि स्थापित किया गया था। 2 जून 1806 को जो बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित किया गया, 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे और 1 जुलाई 1843 को जो बैंक ऑफ मद्रास था जो कि स्थापित किया गया था। इनको तीनों को मिलाकर के 27 जनवरी 1921 को जो हमारा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो कि बनाया गया था, और इसे बाद में आज़ादी के बाद 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा वो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर है, जबकि फ़िलहाल इसकी जो 22,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और लगभग 58,000 से भी ज़्यादा एटीएम्स हैं। पेरेंट कंपनी है जो इसकी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो जिसका एसबीआई के अंदर 56.92 यानी कि तकरीबन 57% है जो कि इसके अंदर जो कि ये स्टेक
हैं होल्डर है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्सिडरीज़ की बात की जाए तो इसकी जो SBI लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड भी है, जो कि इसी की एक सब्सिडरी है, शाखा है इसकी। SBI कार्ड्स हो गया और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड हो गए। SBI जनरल इंश्योरेंस के अंदर भी 70% है जो कि इसकी हिस्सेदारी है। जियो पेमेंट बैंक है जो हमारा, उसके अंदर भी SBI के 30% जो कि शेयर होल्डर है ये। इस बैंक के अंदर भी 30% का हिस्सा है इसका। कावेरी ग्रामीण बैंक के अंदर भी 35% है, और कि आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के अंदर भी इसका 35% है जो कि हिस्सा है। वायुसेना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 8 अक्टूबर को। तो देखिए हर प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को जो हम लोग वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे है जो कि हम लोग मनाते हैं, क्योंकि जो हमारा 8 अक्टूबर 1932 को इसी दिन 88 वर्ष पहले जो है एयरफोर्स का गठन किया गया था। अभी लगभग 1,40,000 के आसपास है जो कि इसके अंदर व्यक्ति काम कर रहे हैं, जबकि 1750 से भी ज़्यादा यहाँ पर एयरक्राफ्ट हैं। हेडक्वार्टर है जो इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। मोटो जो है इसका वो है नभः स्पर्श दीप्तम, जो कि इसका मोटो है। कमांडर इन चीफ हैं जो हमारे वो हैं यहाँ हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, जो कि कमांडर इन चीफ हैं। जबकि चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो हमारे चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, जो कि अभी एयर मार्शल हैं। वाइस जो हमारे एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो हमारे एयर मार्शल हरिजीत सिंह अरोरा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन सा मंत्रालय उनके अधिकार में था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, उपभोक्ता मंत्रालयों मामलों का मंत्रालय। तो रामविलास पासवान जी जिनका कल मुंबई के अंदर जो है निधन हो गया, वो हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। रामविलास पासवान की बात की जाए तो देखिए हमारे जो काफ़ी फेमस दलित नेता रहे हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2004 के अंदर जो कि राजनीतिक के सक्रिय राजनीति के अंदर भी कदम रखा था। इससे पहले इन्होंने जो बिहार सिविल सर्विसेज हैं उसके अंदर भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और इन्हें जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP का जो कि पोस्ट इनको दी गई थी, बट इन्होंने उसको ज्वाइन नहीं करने के बजाय छोड़ दिया था और जो है राजनीति के अंदर सक्रिय हो गए थे, और काफ़ी टाइम से राजनीति के अंदर रहे हैं। ये तकरीबन 6 बार जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, और ये राज्यसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं, और ये ऐसे जो मंत्री हैं जो 6 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के अंदर जो हैं केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए धनराशि को मंजूरी दी, तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, संघाई के अंदर। तो देखिए जो ब्रिक्स बैंक है इसका जो हमारा जो नया नाम है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसने इंडिया को $741 मिलियन का जो कि लोन अभी अप्रूव किया गया था, जिसमें से $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन है जो कि हमारा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS उसके लिए, जबकि 241 मिलियन है जो कि मुंबई मेट्रो रेल के सेकंड प्रोजेक्ट के लिए जो कि अप्रूव किए हैं। ब्रिक्स की बात की जाए तो इसका जो हमारा ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2014 के अंदर। देखिए जुलाई 2014 में ट्रीटी को साइन किया गया था, जबकि जुलाई 2015 के अंदर ये फोर्स के अंदर आई थी। हेडक्वार्टर इसका चाइना के अंदर शंघाई के अंदर है। जो मेंबरशिप है इसकी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो हमारे यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो मैक्रोस प्राडो ट्रोजो हैं जो हमारे इसके प्रेसिडेंट अभी। आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात है जो हमारे जोग फॉल्स हैं वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो आपको सही आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं कल के सेशन में सुबह 7 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।